सेक्शन 194B एंड सेक्शन 194W बेटा। सेक्शन 194B नोट्स ओपन रखिए साथ में प्लीज। सेक्शन 194B बेटा ये डिस्कस करता है टीडीएस कंसेप्ट ऑन कैजुअल इनकम, मगर इसमें विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस शामिल नहीं है। ठीक है, सेक्शन 194 में 194B में सभी तरह की कैजुअल इनकम का टीडीएस प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं, एक्सक्लूडिंग किसे छोड़कर बेटा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ठीक है जी, तो वही 5 पॉइंट अगेन। नंबर 1, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स। टैक्स कौन डिडक्ट करेगा? पेयर। एवरी पेयर, हर व्यक्ति जो लॉटरी का पैसा, क्रॉसवर्ड पजल का पैसा, ठीक है, विनिंग का पैसा देगा, पेयर, ही शी इट विल डिडक्ट टैक्स। हु इज एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब क्या हुआ बेटा? रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है जी, रेजिडेंट भी होगा और नॉन रेजिडेंट भी होगा। ठीक है, तो सेक्शन 194B में सभी व्यक्ति जो पेमेंट रिसीव करेंगे उनकी पेमेंट में से टैक्स को डिडक्ट किया जाएगा। टाइम टू डिडक्ट टैक्स, किस समय टैक्स को डिडक्ट किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम, जब पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जब पैसा दिया जाएगा टैक्स को डिडक्ट किया जाएगा। जब पैसा दिया जाएगा मतलब जब कैश दिया जा रहा है या जब चेक किया जाएगा। ठीक है, रेट कितना है टीडीएस का बेटा? टीडीएस का रेट है 30%। यस, मैक्सिमम रेट लिया जाता है। एंड ऑल ऑफ अस नो कि बेटा जो कैजुअल इनकम होती है उस पर एक्चुअली टैक्स रेट भी मैक्सिमम 30% ही होता है, तो टीडीएस का रेट भी कितना रखा गया? 30% रखा गया। ठीक है, नो टीडीएस डिडक्ट, टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। कब? अगर नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड इफ इनकम इफ अमाउंट डज नॉट एक्सीड 10,000। पेमेंट 10,000 रुपए को क्रॉस नहीं करती है बेटा, तो ये लिमिट है। अगर पेमेंट 10,000 रुपए को क्रॉस नहीं करती है तब फुल पेमेंट दे दी जाएगी, टैक्स को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए केबीसी का एग्जांपल लेते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति में 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए है रेजिडेंट, मिस्टर बी इज ऑल्सो रेजिडेंट, मगर मिस्टर सी क्या है बेटा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, केबीसी ने रेजिडेंट को पैसा दिया, कितना? ए जीता केबीसी से 1 लाख रुपया। जो मिस्टर बी हैं रेजिडेंट, इन्होंने जीता है केबीसी से 10,000 रुपया, और नॉन रेजिडेंट सी ने केबीसी में पार्टिसिपेट करके बेटा यहां से जीता है 50,000 रुपया। ठीक है, केबीसी जो पेमेंट कर रहा है, इस पेमेंट इज कवर्ड, ये बेटा जो पेमेंट है ये है कैजुअल इनकम, और इस पर जो टीडीएस का रेट है बेटा, जो टीडीएस प्रोविजन दिए गए ये सेक्शन 194B में। अब 194B में पैसा देने वाला व्यक्ति कौन हो? कोई भी, तो हो गया पेयर। पेई, पैसा लेने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए ताकि वो 194B उसके ऊपर एप्लीकेबल हो? एनी मतलब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो बेटा यहां पर भी टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेजिडेंट के केस में, और रादर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की गई है कैजुअल इनकम की, तब भी सेक्शन 194B एप्लीकेबल होगा। ठीक है, रेट कितना होता है? रेट से पहले एक पॉइंट, नो टीडीएस। अगर पेमेंट 10,000 को क्रॉस नहीं करती तो टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए, ए को पेमेंट 1 लाख, बी की विनिंग 10,000, सी की विनिंग 50,000। सो द पेमेंट विनिंग ऑफ बी डज नॉट एक्सीड 10,000, टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। 194B ने कहा ओके आने दो, पूरा पैसा ले जाने दो, तो बी पूरा 10,000 रुपए लेके हंसी खुशी घर चला जाएगा। डन। अब बात आती है ए की। ए पर तो टैक्स डिडक्ट होगा बेटा, पर होगा 30%।
नो ईसी नो एसएचईसी। अच्छा, नॉन रेजिडेंट को दिया गया बेटा। नॉन रेजिडेंट के केस में एक चीज को याद रखना, हम ये डिस्कस करते हैं, नॉन रेजिडेंट को जब पेमेंट की जाती है तो वहां पर नॉर्मल टैक्स टीडीएस का जो रेट दिया गया है वो तो लगेगा ही लगेगा, सरचार्ज लगेगा अगर एप्लीकेबल है तो। इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज कब लगता है? अगर इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाए। 1 करोड़ को तो एक्सीड नहीं करती। ईसी और एसएचईसी भी होगा, मतलब प्रैक्टिकली नॉन रेजिडेंट पेमेंट करते हुए उस पर जितना सरचार्ज लगता है, जितना ईसी एसएचईसी लगता है बेटा, सारा का सारा डिडक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर जो टीडीएस का रेट हो जाएगा स्पेसिफिकली वो हो जाएगा 30%, 15,000, और इस पर 3% का ईसी एंड एसएचईसी, 3% इसका 450 रुपया, तो पूरा टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा सोर्स पर। ठीक है जी, तो ये पूरे याद रखिएगा, फाइनेंस एक्ट साफ साफ कहता है। ठीक है, तो इस चीज को बेटा याद रखना कि अगर नॉन रेजिडेंट को आप कोई पेमेंट कर रहे हैं जिस पर टैक्स को डिडक्ट करना है तो उस पर सरचार्ज और ईसीएचएससी दोनों एप्लीकेबल होते हैं। ईसीएचएससी तो लगेगा ही लगेगा, सरचार्ज आपको पता है कंपनी के केस में अलग होता है, इंडिविजुअल के केस में अलग होता है। ठीक है, चलो अब समझे, देखते हैं ना केबीसी। हाँ जी, कितने पैसों की जरूरत है? सर 10 लाख रुपए जरूरत है, मकान खरीदने के लिए लोन लिया था, इंस्टॉलमेंट करना भारी पड़ गया है। तो अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं और जैसे ही आप 10 लाख जीतते हैं तो बड़े खुशी से, अरे वाह, अब आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अब आप आराम से अपने घर का कर्जा चुका सकते हैं। भाई कैसे जाएंगे? अगर 10 लाख रुपए हम केबीसी से जीत रहे हैं और अमिताभ बच्चन जी आपको वो जो चेक दिखाते हैं, याद रखिएगा वो चेक नहीं मिलता आपको, ले लेते हैं वापस। ठीक है बेटा, वो चेक दिखाने के लिए जब पेमेंट एक्चुअली वो आपको करेंगे तो वो 10 लाख रुपए नहीं देंगे, उस 10 लाख रुपए पर 30% का टैक्स डिडक्ट करेंगे, और जब उस 10 लाख रुपए को अपनी इनकम में ऐड करेंगे तो उसके ऊपर आपको अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो लगेगा, और अगर नहीं है तो बेटा ईसी और एसएचईसी तो और पे करना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए जीतने का मतलब है घर पर 10 लाख नहीं आएगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं 194B। 194B में बेटा टेबल के नीचे देखिए, वेयर द विनिंग्स आर होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। बहुत समय पहले एक प्रोग्राम शो आया था, अभी तो मुझे नहीं पता अगर कोई चल रहा है टीवी पर, बट एक काफी टाइम पहले एक प्रोग्राम आया था जब केबल स्टार्ट हुआ था, गोविंदा का जीतो छप्पड़ फार के। अब वहां पर क्या होता था, वो भी कैजुअल इनकम होती थी, मगर वहां पर जो इनाम में था ना, फ्रिज, टीवी, कार, ठीक है, ये सब तरह के बेटा मिलते थे, मतलब वहां पर विनिंग होती थी काइंड्स। अब इमेजिन करो अब बेटा आपने पार्टिसिपेट किया एक प्रोग्राम में, ठीक है, आपने पार्टिसिपेट किया एक प्रोग्राम में और आपने वहां से जीत ली है। अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, आप देखते हैं ना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। आपने जीत ली एक नैनो कार, ठीक है, नैनो कार आपने जीत लिया बेटा, जिसकी वैल्यू है 2 लाख। ठीक है भाई, कार तो कार है ना, नैनो है या मर्सिडीज है, गाड़ी जीती आपने इनाम में, तो 2 लाख रुपए की आपने जीत दी। अब बेटा कैजुअल इनकम पर टीडीएस का रेट होता है 30%। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहां पर ऑर्गेनाइजर के ऊपर है। क्या ऑर्गेनाइजर के ऊपर है बेटा? ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अगर कैजुअल इनकम रिलीज कर रहे हैं तो उसके ऊपर 30% का टैक्स काटें। तो क्या ऐसा होगा कि नैनो कार का 30% हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और बाकी 70% आप घर ले जाएंगे? मतलब चारों टायर निकाल दिए गाड़ी के, ठीक है, सीट्स हटा दी, स्टीयरिंग हटा दिया, 30% दे दिया गवर्नमेंट को, और आपसे कहा आप कार घर ले जाइए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। तो ये क्या है? विनिंग। जब विनिंग इन काइंड्स होती है तो क्या होता है? पार्टली कैश, पार्टली काइंड या फुली काइंड। तो क्या होता है, टोटल विनिंग की वैल्यू पर, टोटल विनिंग पर टैक्स निकालते हैं। कितना बड़ा? 30%। कितना हुआ? 60,000 रुपया। अब ऑर्गेनाइजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ऑर्गेनाइजर पहले ये 60,000 रुपया सिक्योर करेंगे। किससे? विनर से। विनर से कहेंगे देखो भाई 2 लाख रुपए की गाड़ी जीती है, इस पर टैक्स बनता है 60,000 और ये 60,000 यस है। अब एक काम करो,
ये 60,000 हमें दे दो कैश में, हम ये गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, तो तुम्हारे नाम से टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, फिर तुम कार ले जाना। इसका मतलब अगर आपको नैनो कार घर ले जानी है ये, तो बेटा आपको 60,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए छोटी गाड़ी रखी थी। सोचो अगर 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जीत ली तो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जीतने के लिए 60% कितना हो गया, सॉरी 30% कितना हो गया, 60 लाख। तो 2 करोड़ की गाड़ी घर तो ले आओगे, मगर उसके लिए पहले 60 लाख रुपए रिलीज करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, समझ रहे बेटा, तो वो 60 लाख रुपए। तो अकॉर्डिंगली याद रखिएगा, अगर बेटा विनिंग इन काइंड्स हैं तो ऑर्गेनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजर उस पर 30% का टैक्स आपसे पहले रिकवर करेगा और फिर वो रिलीज करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करता है, वो पूरी दे देता है, तो इसके लिए एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, नेट ऑफ टैक्स किस तरीके से डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपको पार्टली मिला है कैश, पार्टली मिला है काइंड, ये तो हुआ एक एग्जांपल। दूसरा, आपने क्या जीता है, आपकी जो विनिंग्स है, इस विनिंग्स में है एक नैनो कार 2 लाख रुपए की, और कैश आपने जीता है 50,000 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया, 2,50,000। 2,50,000 का टीडीएस कितना बनता है, 30% पर, एज्यूमिंग रेजिडेंट हैं आप, कितना होगा बेटा, ये होगा 75,000, ठीक है। अब ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर के पास 50,000 रुपए तो कैश है, क्योंकि वो आपको देंगे। तो ऑर्गेनाइजर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजर इस 75,000 में से 50,000 रुपीज डिडक्ट कर लेंगे और बाकी 25,000 रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये 25,000 रुपए दीजिए और घर कार देकर आ जाइए। याद रखिएगा, आपकी जो विनिंग मनी मानी जाएगी, जो इनकम होगी, वो 2,50,000 रुपए है बेटा, ठीक है। यहाँ 2,50,000 और यहां पर कितना, 2 लाख। और ये जो टैक्स आपके नाम से डिडक्ट हो रहा है, जो आप गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं, बताया था इसका क्रेडिट ले सकते हैं, पूरा 100% क्रेडिट मिलेगा, ठीक है जी। ओके बेटा, ये था सेक्शन 194B। इस टाइम लगाना था, अगला सेक्शन तो बिल्कुल 2 मिनट का है, सेक्शन 194BB। हमने बात की थी सेक्शन 194B कवर करता है कैजुअल इनकम अदर देन हॉर्स रेस को, क्योंकि हॉर्स रेस के लिए बेटा बनाया गया है सेक्शन 194BB। 194BB, कैजुअल इनकम बीइंग विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ठीक है जी। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कवर होती है सेक्शन 194BB में। अच्छा, वही कंसेप्ट है बेटा सारे जो भी 194B में पढ़े थे। पैसा वाला कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है। और आज इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ें, हु इज लायबल टू डिडक्ट द टैक्स, एनी पर्सन, अ बुक मेकर, ठीक, और अ पर्सन whom a license has been granted by government under any law for the timing in force for the horse racing in any race course or for arranging a wagering or betting in any race course। तो मान लीजिए दिल्ली में रेस कोर्स तो है, मगर वहां रेस नहीं होती, ठीक है। तो मान लीजिए बॉम्बे में बॉर्बन स्टेडियम में गवर्नमेंट कहती है कि यहां पर अब रेस ऑर्गेनाइज होती है, साल में एक बार रेस ऑर्गेनाइज होती है, और गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू कर दिया कुछ लोगों को जो आपकी बैटिंग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं भी चला गया वहां पर, मैंने कहा चलो यार हॉर्स रेस हो रही है, पैसा लगा, देखा ना मूवी में रेस देखिए, घोड़ों पर पैसा लगता है, वो एग्जाम्पल चलो माइंड में रख लो, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका का था, वहां रेगुलर है, हम इंडिया में ले आते हैं उस रेस मूवी को उठाकर। तो मान लीजिए वहां पर बुकी होते हैं, वो बुकी देखे आपने, उसमें देखा था, जो अगर मूवी रेस का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, चाहे वो जो रेस वन थी बेटा, उसमें क्या था, जो सैफ अली खान था, ठीक है, और जो विलेन था आई थिंक दिलीप ताहिल, ठीक है, उसमें क्या था, वो लोग क्या थे, वो अपने हॉर्स रन आते थे और साथ में वो बुकी भी थे, मतलब वो लोगों का पैसा लेते थे, टिकट देते थे कि अगर आपका हमारा हॉर्स जीत गया तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वो कौन थे, लाइसेंस होल्डर, गवर्नमेंट ही लाइसेंस देते कि कौन व्यक्ति बुकी बनेगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति, तो अगर मैंने पैसा लगाया तो मैं दूंगा भाई ये लो सैफ अली खान को, ये लो यार तुम बुकी हो, मैंने लाइसेंस होल्डर हो, मैंने 1 लाख रुपए उसको दे दिया और मुझे टिकट दे दी। अब अगर मैं पैसा जीत गया तो वो मुझे पैसा पे कर देगा। तो पेयर कौन है, बुकी, लाइसेंस होल्डर, ठीक है, सैफ अली खान। वहां मैं एनी पर्सन, मैं रेजिडेंट भी हो सकता हूं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता हूं। 194B और BB कैजुअल इनकम में बेटा रिसीवर कोई भी टैक्स डिडक्ट होगा।
ठीक है। टाइम टू डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टीडीएस का रेट वही है 30%, बट यहां एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, नंबर वन जो मेन डिफरेंस है बेटा यहां पर दैट 194B में नो टीडीएस लिमिट थी 10,000 और यहां पर कितनी है 5,000। ठीक है, तो अगर मुझे पैसा लगाया 1 लाख रुपए और मैं वहां से जीत गया 5 लाख रुपए, तो 5 लाख 5,000 से बहुत ज्यादा है, पूरी पेमेंट पर वो 30% टैक्स डिडक्ट करेंगे और मुझे रिलीज करेंगे। ठीक है जी, 1 लाख माइनस नहीं होगा भाई, मैंने 1 लाख दे दिया, खत्म। वापस कितना आएगा 5 लाख। 5 लाख मेरी जीत का पैसा है, पूरी अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट करेंगे वो 30%, और कैजुअल इनकम पर डिडक्शन भी नहीं मिलती, पूरे 5 लाख पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। अच्छा, यहां पर विनिंग इन काइंड्स नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है कि अगर आप घोड़ा जीत गए तो घोड़ा आपका, ध्यान रखना। तो यहां विनिंग इन काइंड्स का कंसेप्ट नहीं होता, कैश पेमेंट होती है, मतलब मॉनेटरी पेमेंट होगी यहां पर। चलो, 2 आसान सेक्शन थे, अब एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सेक्शन करते हैं। यह है हमारा सेक्शन 194C, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, 194C बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फी। ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, सेक्शन 194C, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, सेक्शन 194C। पहले एक बार प्लेन रीडिंग करते हैं, इसमें देखिए एडिशनल नोट्स भी आपको मिलेंगे। रिमेंबर 1, 2, 3 बहुत सारे इसमें नोट्स हैं जो आपको बेटा याद रखने हैं। ठीक है, नोट्स नजर सारे आपको याद रखने हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल देता हूं पहले। XYZ लिमिटेड ऑफिस बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिल्डर को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बिल्डर कौन है बेटा, कॉन्ट्रैक्टर, और XYZ लिमिटेड कौन है, कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्टर, ये है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है बेटा। ठीक है, 10 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, 10 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है, कॉन्ट्रैक्टी, और ये कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, मगर पैसा देने वाला व्यक्ति कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टी। ये कौन है बेटा, पेयर, और ये व्यक्ति कौन है, टैक्स डिडक्ट कौन करता है हमेशा, पेयर। ठीक है, और जो पैसा रिसीव करता है डिडक्ट होने के बाद वो कौन होता है, डिडक्टी। तो इस पर बेटे जो टैक्स 10 लाख पर टैक्स बनता है कितना, वही बताऊंगा। डिडक्ट कौन करेगा, XYZ लिमिटेड, मगर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कौन है, कॉन्ट्रैक्टी। पेयर, पेई, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट, ये आर है, ये ई है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ठीक है जी, चलो। हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, टैक्स कौन डिडक्ट करेगा बेटा, ये मैनी टाइम्स आ चुका है। क्या लिखा बेटा, स्पेसिफाइड पर्सन। टैक्स डिडक्ट कौन करेगा, स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब हर व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है वो टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, वो कौन होना चाहिए, स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट आपको नोट्स में दी गई है, वो गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, वो रेफरेंस के लिए, मगर इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा समझना कि कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी कौन होगा, कौन व्यक्ति टैक्स को डिडक्ट करेगा, एवरी पेयर। ऑलरेडी हम ये 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, एवरी पेयर, मगर यहां पर थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट आपको मिलेंगे। एवरी पेयर अदर देन इंडिविजुअल, Hindu undivided family, AOP and BOI not liable to tax audit under section 44AB during last previous year. तो पैसा देने वाला व्यक्ति अगर इंडिविजुअल है, HUF है, यहां दो नए पॉइंट ऐड होगा बेटा, AOP है या BOI है,
और इन लोगों के ऊपर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट कराने की लायबिलिटी नहीं थी। तो ये व्यक्ति पूरी पेमेंट रिलीज कर देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, एक पैसा भी डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। अभी जो हमने पहले पढ़े थे लेक्चर्स में, वहां कौन था? अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यहां पर दो और व्यक्ति शामिल हो गए। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लें। तो बेटा अगर मिस्टर ए पेमेंट कर रहे हैं, ये टैक्स ऑडिट में कवर थे लास्ट ईयर। मिस्टर बी लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में नहीं थे और ये पेमेंट कर रहे हैं। पैसा लेने वाला कौन है? वो इररिस्पेक्टिव है। तो बेटा याद रखना, अच्छा यहां पर ये टैक्स ऑडिट नहीं है, तो मिस्टर ए तो टैक्स डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194C, बट बेटा मिस्टर बी टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे सेक्शन 194C। वो पूरी की पूरी पेमेंट रिलीज कर देंगे, क्योंकि पैसा देने वाला व्यक्ति, पैसा डिडक्ट करने वाला कौन होगा? एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहां दो एडिशनल कवर हो गए। कौन कौन कवर हो गए? एओपी एंड बीओआई। अभी तक सिर्फ दो ही लोग हुआ करते थे अदर देन में। ठीक है, हु इज पे? पैसा लेने वाला व्यक्ति कौन होगा? रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। बेटा नॉन रेजिडेंट पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर पैसा लेने वाला रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो यह कॉन्ट्रैक्टर कौन होना चाहिए बेटा? रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट है, सेक्शन 194C एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर 195 में जाएंगे नॉन रेजिडेंट के लिए। ठीक है, हु कैरी आउट एनी वर्क अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी 194C एप्लीकेबल होगा। टाइम टू डिडक्ट द टैक्स, अब तो रिपीट हो रहा है बार बार। कैश पेमेंट, चेक इशू, अकाउंट क्रेडिटेड इंक्लूडिंग सस्पेंस अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ऑफ टैक्स ही इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा? वेयर पेमेंट इज मेड टू इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब टैक्स डिडक्ट होगा या नहीं होगा, यह डिपेंड करता है बेटा पेयर पर, कॉन्ट्रैक्टी पर। टीडीएस का रेट कितना होगा 194C में, यह डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर पे पर। पैसा लेने वाला व्यक्ति कौन है? अगर पैसा लेने वाला व्यक्ति है इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो टीडीएस का रेट है केवल 1%, और अदर पर्सन है तो है बेटा 2%। तो देखो यहां पर XYZ लिमिटेड कंपनी है, कंपनी पेयर है तो टैक्स तो डिडक्ट करेगी कंपनी, कोई अनड्यू हार्डशिप नहीं है। बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया 10 लाख, टीडीएस मान लीजिए इस पर है 190C का बेटा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर रेजिडेंट है। अब अगर ये बिल्डर कौन है? इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो बेटा टीडीएस का रेट होगा 1%, और अगर ये बिल्डर है अदर कंपनी, फर्म एक्सेट्रा, एओपी, बीओआई, तो टीडीएस का रेट होगा 2%। ठीक है जी, ओके। डन। आगे नो टीडीएस। अब ये इंपॉर्टेंट है, दो सिचुएशन है जब टीडीएस बेटा नहीं कटता, टैक्स डिडक्ट नहीं होता 194C में। इफ पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ। और ये इंडिविजुअल एचयूएफ कौन होगा? जो टैक्स ऑडिट में कवर होगा, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं होती तो भाई 194C में वो पेयर माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इफ पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वेयर अमाउंट पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस, exclusively for personal purpose। ठीक है जी, अब जरा देखो एक बार। मोहन ये लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में कवर था, लास्ट ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दो पेमेंट की हैं,
कॉन्ट्रैक्टर XYZ लिमिटेड, कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर बी, ठीक है। 10 लाख, 6 लाख। ये जो 10 लाख दिया गया है, ये दिया गया है फॉर रिलेशन टू ऑफिस बिल्डिंग, और बेटा ये जो 6 दिया गया है, ये दिया गया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। मतलब 10 लाख रुपए की पेमेंट दी है XYZ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई ऑफिस की बिल्डिंग बना दो, और 6 लाख रुपए की दी गई कॉन्ट्रैक्टर बी को, भाई मेरे घर का एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना दो, ठीक है। 194C इज एप्लीकेबल, ठीक है। अब जरा देखो एक एक करके। मोहन कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल 194C में तभी टैक्स डिडक्ट करेगा अगर वो लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में कवर था। जी हां, अब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब आगे बढ़े, अगर नहीं होता तो यही हम कहते हैं सर नो टीडीएस एट ऑल, टैक्स कटेगा। अब आगे जाओ, देखो यहां पर 10 लाख रुपए की पेमेंट दी है, ऑफिशियल पर्पस के लिए दी है, पर्सनल पर्पस के लिए अभी पढ़ा। अगर पेमेंट इंडिविजुअली एचसीएफ देते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज, तो बेटा उस पर टीडीएस नहीं होता। तो बेटा इस 6 लाख पर कोई भी टीडीएस नहीं होगा, पूरा 6 लाख रुपए मोहन बी को रिलीज कर देगा। मगर भाई इस पर तो टीडीएस कटेगा। यस, टीडीएस रहेगा। किस रेट पर? पैसा लेने वाला व्यक्ति कौन है? कंपनी। और 194C में जब पैसा लेने वाला कंपनी होता है तो टीडीएस का रेट कितना होता है? 2%। कितना पर? 20,000 रुपए बेटा। तो 10 लाख रुपए में से 20,000 रुपए माइनस कर दिया जाएगा और बैलेंस अमाउंट रिलीज कर दिया जाएगा XYZ लिमिटेड को, ठीक है। कि स्टडीज होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे इनके हम अलग से करेंगे, ठीक है। ओके, सेकेंड एक्सेप्शन, जब पेमेंट ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड 30,000, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट 30,000 को क्रॉस नहीं करती, एंड पेमेंट इन एग्रीगेट फॉर दैट ईयर डज नॉट एक्सीड 75,000, और टोटल पेमेंट 75,000 को क्रॉस नहीं करती, तो बेटा अगर सिंगल पेमेंट 30,000 रुपए को क्रॉस नहीं करती अप टू 30 एंड टोटल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 75,000 है, टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। एक पैसे पर भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अब याद रखना ये सभी के लिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। वापस ले आते हैं कंपनी को। कंपनी पेमेंट कर रही है मिस्टर बी को, 194C की पेमेंट है। पहली पेमेंट दी गई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बेटा पहली पेमेंट दी गई 25,000, सेकंड पेमेंट दी गई 30,000, थर्ड पेमेंट दी गई 20,000, ठीक है। पहली पेमेंट 25,000, दूसरी पेमेंट 30,000, तीसरी पेमेंट 20,000। क्या इंडिविजुअल पेमेंट 30 को क्रॉस करती है? नो, नो सर। अच्छा, क्या एग्रीगेट कितना है? 75। क्या एग्रीगेट 75,000 को क्रॉस करता है? नो सर। तो बेटा अगर इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 को क्रॉस ना करती हो एंड एग्रीगेट 75,000 को क्रॉस ना करता हो तो याद रखिएगा नो टीडीएस। तो बेटा टीडीएस का अमाउंट कितना होगा? निल। टीडीएस का अमाउंट कितना होगा? निल। डन। देखो नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड मिस्टर Z को पेमेंट कर रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट पेमेंट 25, सेकंड पेमेंट 40,000, 2 पेमेंट है। एग्रीगेट कितना हो गया? 65,000। क्या एग्रीगेट, अब थोड़ा उल्टा, क्या एग्रीगेट 75,000 को क्रॉस करता है? जी नहीं सर, एग्रीगेट तो 75 को क्रॉस नहीं करता। अच्छा, क्या
कोई इंडिविजुअल पेमेंट 30 को क्रॉस कर गई? जी हां, कर गई 40,000। बेटा ये क्रॉस नहीं कर रही है, ये क्रॉस कर गई, तो अब 75,000 को क्रॉस नहीं करता है तो पूरी पेमेंट पर तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, बट क्योंकि एक इंडिविजुअल पेमेंट 30 को क्रॉस कर गई, बेटा इस पर टीडीएस हो जाएगा। ठीक है, लेने वाला कौन है? Z। 1% का टीडीएस 400 पे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल पर नहीं होगा, 65 पर नहीं होगा, केवल और केवल 40 पर होगा। तो अगर एग्रीगेट 75 को क्रॉस नहीं करता है तो केवल उसी पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट होगा। बेटा एक्सीड करती है कितने अमाउंट को? 30,000 को। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, XYZ लिमिटेड पेमेंट कर रही है मिस्टर सी को, विच इज कवर्ड सेक्शन 194C। 194C की एप्लीकेबिलिटी है। फर्स्ट पेमेंट की गई 25 एंड सेकंड पेमेंट की गई बेटा 60,000। एग्रीगेट कितना हो गया? 85। अब क्योंकि एग्रीगेट 70,000 को क्रॉस कर गया तो बेटा अब इंडिविजुअल पेमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, याद रखना। अगर एग्रीगेट 75,000 को क्रॉस कर जाता है तो पूरी पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट होगा, इररिस्पेक्टिव के इंडिविजुअल पेमेंट 30 को एक्सीड करती है, एक्सीड नहीं करती। तो अब हम इंडिविजुअली चेक नहीं करेंगे। वैसे तो आप देखें सर इस पर होगा, इस पर नहीं होगा, बट अगर एग्रीगेट एक्सीड हो गया 75,000 को बेटा तो इस पर 1%, क्योंकि सी है, 1% का टीडीएस हो जाएगा 850। ठीक है, अगर इश्यू है तो स्टॉप कीजिए लेक्चर और एक बार यहां से दोबारा, ठीक है, पूरा दोबारा गो थ्रू कीजिए, वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस की, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, चलो रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, दिस हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015। पहले क्या होता था, अब क्या हो गया है, फायदा नुकसान देखो। No deduction shall be made from any sum credited or paid or likely to be credited or paid during previous year to account of contractor during the course of business of plying, hiring, leasing goods carriage vehicle। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ये है ऐसा कॉन्ट्रैक्टर who is engaged in the business of plying, hiring, leasing goods carriage vehicle। टेम्पो का बिजनेस करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है बेटा? ट्रक चलाता है, टेम्पो चलाता है बेसिकली। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी। XYZ लिमिटेड, मोहन ओनर ऑफ 5 ट्रक्स। ठीक है, 5 ट्रक का ओनर है। ये पांचों के पांचों ट्रक मोहन ने दिए हैं XYZ लिमिटेड को लीज पर। ठीक है, लीजिंग गुड्स कैरेज व्हीकल, हायरिंग, फ्लाइंग। और किराया जाता है इसका 5 लाख रुपए की पेमेंट हो रही है। ठीक है, मोहन को। हम इस सिचुएशन की बात करें जहां पर कॉन्ट्रैक्टर कौन है बेटा? एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रक या टेम्पो के बिजनेस में एंगेज्ड है और कॉन्ट्रैक्टी को अपने ट्रक टेम्पो किराए पर देकर पैसा ले रहा है। ठीक है, अब दोबारा पूरा पढ़ रहा हूं। नो डिडक्शन शैल बी, नो डिडक्शन मतलब इस पेमेंट पर वो कह रहे हैं टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। कब? सो नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिटेड टू और पेड लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज। पहले होता था ऑन फर्निशिंग ऑफ परमानेंट अकाउंट। पहले क्या था कानून? पहले कानून ये था कि देखो भाई, अगर मोहन अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट कर देता है, अगर मोहन अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट कर देता है डिडक्टर को, मतलब पेयर को, तो ये जो पेमेंट है इस पर टीडीएस नहीं होगा, पूरा का पूरा 5 लाख रुपए दे दिया जाएगा। बहुत छोटी सी कंडीशन थी। क्या? फाइनेंस एक्ट 2015 आने से पहले क्या था इस कानून में कि अगर
पेमेंट दी जा रही है 194C में ट्रक टेम्पू के मालिक को, जो ट्रक टेम्पू का भाड़ा है, और मालिक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट कर देता है बेटा पेयर को, तो पूरा पैसा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, पूरा पैसा रिलीज हो जाएगा। तो ये दिया गया था। अब यहां पर एक कंडीशन डाल दी गई है, कंडीशन जैसी सेक्शन 44 AE PGP चैप्टर में होती है प्रिजम्पटिव में। अब क्या हो गया बेटा, अब वो ऑन फर्निशिंग काट दिया गया। अब क्या आ गया, वेयर सच कॉन्ट्रैक्टर ओन्स 10 or less goods carriage at any time during the previous year and furnish a declaration to that effect with his permanent account number। अब क्या हो गया है, पहले ये क्वेश्चन नहीं था कि ट्रक टेम्पो कितने हैं, मतलब अगर ये 15 ट्रक थे तब भी केवल परमानेंट अकाउंट सबमिट करने पर पूरी पेमेंट रिलीज हो जाती थी, टैक्स डिडक्ट नहीं होता था। मगर अब 3 चीजें हैं। नंबर 1, आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए किसी भी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्लस आप इसकी डिक्लेरेशन सबमिट करोगे किसे, कॉन्ट्रैक्टी को, कि सर मेरे पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, तो यू मस्ट बी ओनर ऑफ ट्रक नॉट मोर देन 10, ठीक है, गुड्स कैरेज व्हीकल्स, एंड फॉर यू विल सबमिट डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट कि हां मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं, अंडरटेकिंग लिख कर दे रहा हूं कि मेरे पास किसी भी टाइम 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, और साथ में अपना परमानेंट अकाउंट नंबर भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या था, चाहे यहां पर 5 ट्रक होते या 15 होते, केवल परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करवाने पर, परमानेंट अकाउंट सबमिट करवाने पर पूरी पेमेंट रिलीज हो जाती थी, नो टीडीएस। अब ट्रक अगर 15 हैं तो भाई पूरी पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट होगा, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, तो अब परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं, कितना होना चाहिए, सिर्फ परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, 10 या उससे कम ट्रक होने चाहिए। इसकी डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, साथ में परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करेंगे। ठीक है, तब पूरी पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अभी एग्जाम्स के लिए। नई अमेंडमेंट होती है, बार बार कहता हूं, नई अमेंडमेंट जब आती है 2, 3, 4 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सेक्शन। देखिए XYZ लिमिटेड, चलो इसे छोड़िए, मोहन के पास हैं 11 ट्रक एंड टेम्पो, एंड सोहन के पास हैं 6 ट्रक टेम्पोज। ठीक है, मोहन ने ये ट्रक दिए हैं XYZ लिमिटेड को, और सोहन ने ये जो ट्रक दिए हैं ये दिए हैं ABC लिमिटेड को। मोहन को पेमेंट मिल रही है, ये दिए थे ऑन लीज हायर, ठीक है, और पेमेंट मिल रही है 15 लाख। यहां पर ये ट्रक ऑन लीज। अच्छा, एक चीज याद रखना, कितने ट्रक दे रहा है ये मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स कि ट्रक 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए बेटा, और पेमेंट मिल रही है 7 लाख। ठीक है, मोहन ने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करा दिया, और यहां पर भी परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करा दिया बेटा। ठीक है, तो क्या होता था, देखो ये अमेंडमेंट इफेक्टिव है फ्रॉम 1/6/2015 टिल टिल 31 मई 2015। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस किया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2015। तो अगर 31 मई 2015 तक की बात करें टीडीएस प्रोविजन की,
तो क्या था बेटा, उस समय ट्रक चेक नहीं करते थे, सिर्फ ये चेक करते थे पेमेंट के परमानेंट अकाउंट सबमिट कराया या नहीं कराया। देखो पुराना लॉ था कि अगर सेक्शन 194 ये एज्यूम कर रहे हैं दरों कहां पर है बेटा, ये पेमेंट्स कवर 194C में पेमेंट्स कवर होती हैं, ठीक है, कवर होती हैं। तो अब देखना है जरा यहां पर टिल 31 मई 2015 लॉ था कि परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करा दो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ गुड्स कैरेज व्हीकल, आपको पूरी पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। तो बेटा यहां पर भी था नो टीडीएस जस्ट बिकॉज आपने परमानेंट अकाउंट सबमिट करा दिया। बट नाउ 1/6/2015 ऑनवर्ड्स, ऑन और आप, तो ऑनवर्ड्स अगर आपके पास 10 या उससे कम ट्रक हैं और आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट कराते हैं, डिक्लेरेशन हैं, तो पूरी पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी, नो टीडीएस। ठीक है जी, नो टीडीएस। और बेटा यहां पर अब वो डिक्लेरेशन सबमिट ही नहीं कर सकता क्योंकि 11 ट्रक हैं, तो यस टीडीएस रहेगा, टीडीएस होगा। और टीडीएस कितना होगा, क्योंकि लेने वाला कौन, इंडिविजुअल, टीडीएस रहेगा 1% पर। 15 लाख का 1% डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं कराया, मोहन कहता है क्या जरूरत है परमानेंट अकाउंट सबमिट कराने की, भाई तो काटोगे, पढ़ाया था क्लास में सेक्शन 206AA, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं कराया तो टीडीएस का रेट होता है एक्चुअल रेट और 20% विच एवर इज हायर। तो मोहन अगर ये सोचकर परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं कराता कि भाई 11 ट्रक है, टैक्स तो कटेगा ही कटेगा, तो वो नुकसान में रहेगा, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं कराने पर टीडीएस का रेट होता है एक्चुअल रेट और 20% विच एवर इज हायर। ठीक है, यहां पर भी अगर सोहन ने परमानेंट अकाउंट सबमिट नहीं कराया तो फिर चाहे यहां पर हो या यहां पर हो, रेट हो जाएगा बेटा 20%। सो इन एनी ऑफ द सिचुएशन अगर परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं कराया तो इन ऑल 4 सिचुएशन टीडीएस का रेट 20% हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्पेसिफाइड पर्सन आपको करना है। कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल होता है, तो चाहे आप पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, हार्डली मैटर्स। वर्क शैल इंक्लूड, ठीक है, इसके ऊपर अलग से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज। चलो एक बार गो थ्रू कराता हूं, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्क शैल इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग of goods or passenger by any mode of transport other than railways, catering, manufacturing or supply of product according to the requirement, इसे important करना, manufacturing or supplying a product according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेटा क्या होगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैंने अगर बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया है तो मैं साथ में सामान भी दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अगर मैंने सामान नहीं दिया, उसे कहा कि भाई ये बताओ बिल्डिंग मुझे दे दो, मतलब अपने आप मटेरियल खरीदना, अपने आप लेबर का इंतजाम करना, मुझे बताओ कितना पैसा लोगे, मैं झंझट में नहीं पड़ूंगा कि तुम्हें सामान भी ला कर दूंगा। बेटा ये 194C में कवर नहीं होता, ध्यान से देखो। बट डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजफुल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सच कस्टमर। ठीक है, तो याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर को मटेरियल दे रहा है, मटेरियल दे रहा है बेटा, और फिर बिल्डर इसकी बिल्डिंग कर दे रहा है, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, रादर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट यहां पर कवर क्या है कि हमारी 194C एप्लीकेबल है नहीं है। याद रखना बेटा, यहां पर 194C एप्लीकेबल होगा कि मटेरियल दिया गया है, बट अगर मटेरियल बिल्डर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से नहीं लिया, और व्यक्ति से लेकर यूज किया है, तो बेटा फिर 194C एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी और सेक्शन में जाएंगे 194C नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आप। सेक्शन 194D, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन।
अब बट ऑब्वियस यार इंश्योरेंस कमीशन पे कौन करेगा? क्या हर व्यक्ति इंश्योरेंस कमीशन पे कर सकता है? नहीं। कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनीज। तो बट लॉजिकली टैक्स डिडक्ट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी टैक्स ऑडिट में कवर होगी तो यहां अनड्यू हार्डशिप का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बेटा। ठीक है, 194D इंश्योरेंस कमीशन। So who is liable to deduct the tax? That is person responsible for making payment for remuneration or reward, whether by way of commission or otherwise, for soliciting or proceeding insurance business for continuance, renewal or revival of insurance policy. आसान शब्दों में, अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह की पॉलिसी पर अपने एजेंट्स को कमीशन पे करती है, चाहे वो किसी भी नाम से पे करे बेटा, उसके ऊपर सेक्शन 194D का टीडीएस कंसेप्ट, टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल रहेंगे। इस पे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की गई तो 195 में जाइए। टाइम टू डिडक्ट कैश इशू और पेज अकाउंट, यहां सस्पेंस नहीं है, विच एवरेज अर्लियर। रेट कितना है बेटा? 10%। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं ये। नो टीडीएस और टैक्स एट लोअर रेट। ठीक है, ये टैक्स एट लोअर रेट का जो पॉइंट है बेटा वो इकट्ठा ही डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, इफ पेमेंट ऑफ कमीशन ठीक है, इफ पेमेंट ऑफ कमीशन डज नॉट एक्सीड 20,000, तो यहां जो नो टीडीएस लिमिट है बेटा वो है 20,000। तो अगर कमीशन 20,000 रुपए को क्रॉस नहीं करती है तो फुल कमीशन रिलीज कर देगा। ठीक है, और अगर 20,000 रुपए क्रॉस करती है तो पूरी पेमेंट पर। ठीक है, तो क्या हो सकता है? मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने, एलआईसी ने मिस्टर जेड एजेंट को पे कर दिया 10,000, इसके ऊपर टैक्स नहीं काटा। यार नया नया एजेंट है, काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है, 10,000 रुपए पे कर दिया। ठीक है, 10,000 मतलब 20,000 को क्रॉस नहीं करता तो आप एलआईसी पर ये एक्शन नहीं ले सकते। भाई ये तो कर सकता था, करा नहीं ना। ठीक है, तो एलआईसी ने पूरी पेमेंट 10,000 रुपए दे दी बिना टीडीएस के। नेक्स्ट पेमेंट थी 15,000। अब क्या होगा बेटा? 10,000 बिना टीडीएस के दिया गया था ना, मगर टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 25,000। और क्योंकि टोटल 20,000 को क्रॉस कर गया, जिस पर टीडीएस कितना बनता है? 10%, मतलब 2,500 रुपया। क्योंकि पहली पेमेंट पर टैक्स नहीं बनता था तो पूरी पेमेंट रिलीज कर दी गई, मगर सेकंड पेमेंट करने पर 20,000 रुपए को क्रॉस कर गई लिमिट। तो अब एलआईसी क्या करेगी? 15,000 रुपया माइनस 2,500 रुपया, 12,500 रुपए रिलीज कर देगी। किसे? मिस्टर जेड को। नया एजेंट था। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर में चाहे 50 रुपए की ही पेमेंट क्यों ना की जाए, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स कटना शुरू हो चुका है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, तो बेटा 50 रुपए का 10% 5 रुपए भी काट कर जमा करना पड़ेगा। ध्यान रखना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। इन शॉर्ट, एक बार एक फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिमेनिंग पेमेंट पर करता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता था, मान लो नेक्स्ट ईयर, ये ईयर 1 था, नया एजेंट था, तो कंपनी ने पहली पेमेंट रिलीज कर दी। ईयर 2 में एलआईसी ने मिस्टर जेड को पेमेंट किया 15,000 अप्रैल महीने में। अब एलआईसी को पता है यार पुराना हो चुका है और ये पैसा ज्यादा कमाएगा, 20,000 रुपए से ज्यादा, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल एलआईसी पहले महीने में 1,500 रुपए जमा करा देगी। ऐसा होता है, और फिर रिमेनिंग पेमेंट पर जैसे जैसे टैक्स बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर एलआईसी पूरा 15,000 भी पे कर सकती है और फ्यूचर की पेमेंट में टीडीएस को एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा इस चीज का। तो अगर पहली पेमेंट विदाउट टीडीएस रिलीज कर दी गई है, मगर दूसरी पेमेंट या सब्सिक्वेंट पेमेंट के बाद ये पता लगा कि एग्जिस्टिंग लिमिट से ज्यादा पेमेंट हो गई है, तो बेटा अभी तक जितनी भी पेमेंट की गई है टोटल पर टीडीएस कैलकुलेट करो और जो लास्ट पेमेंट कर रहे हैं इसमें से माइनस कर दो उस फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है जी, था सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो आपके पास चीज है एलआईसी में, वो 20,000 रुपए ही आपका डिफॉल्ट रेट आपसे कहा था, जब रेट स्पेशल नहीं है तो 10% का टीडी। ठीक है, और क्योंकि रेजिडेंट को पेमेंट कर रही है, नो सरचार्ज, नो ईसी, नो एसएचईसी। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट मार्क करना, टीडीएस ऑन एलआईसी पेमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पेमेंट, एलआईसी पेमेंट, दैट इज एलआईसी, इसे इंश्योरेंस पेमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। टीडीएस ऑन इंश्योरेंस पेमेंट, इंश्योरेंस से पैसा जो वापस मिलता है क्या होगा, DA। इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए एलआईसी ही ले लेते हैं, एलआईसी ने मिस्टर ए को पैसा दिया 10 लाख और मिस्टर बी को पैसा दिया 8 लाख, ठीक है। नॉर्मली इंश्योरेंस रिसीट टैक्स फ्री होती है। बेटा ये जो पॉलिसी है, इट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी exempt under section 10 subsection 10। मगर ये जो 8 लाख रुपए है ये है की मैन, इंश्योरेंस पॉलिसी, और इस पॉलिसी पर बेटा 10D एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, मतलब ये टैक्सेबल है, ठीक है। ये एग्जांपल, अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। Who is liable to deduct the tax? Person responsible for paying any sum under life insurance policy। तो बेसिकली कौन? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय बोनस ऑन सच पॉलिसी, जिसमें बोनस भी शामिल होगा, अदर देन अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन टोटल इनकम अंडर सेक्शन 10D, ऐसी इनकम को छोड़कर जिस पर सेक्शन 10D की एग्जम्पशन है। इन शॉर्ट, अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो आईसीआईसीआई है, चाहे एलआईसी है, एआईजी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसा देती है, ठीक है, पॉलिसी के मैच्योर होने पर, जनरल इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस बेटा, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा रिलीज कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, अब चेक करना है ये जो पैसा रिलीज किया जा रहा है, क्या ये रिसीवर ले रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। अगर ये पैसा टैक्स फ्री है तो भाई जब टैक्स फ्री है तो टीडीएस कैसा, ठीक है, इस 10 लाख रुपए पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा अदर देन। बट अगर ये पैसा 10D में टैक्स फ्री नहीं है, मतलब ये पैसा मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल है, तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्सेबल है ना, चलो टैक्स काट लो, ठीक है। पैसा लेने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? पर्सन इन इंडिया। कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट करेंगे उस समय करना है बेटा, ओके। रेट कितना है? 2%। नो टीडीएस इफ पेमेंट डज नॉट एक्सीड 1 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। भाई ये तो कितनी है? ये तो 8 लाख रुपए है, 8 लाख है, तो बेटा इस पर टीडीएस कितना रहेगा? 2%, 16,000 रुपया। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई ऐसा पैसा पे, अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है पॉलिसी मैच्योर होने पर और ये पैसा रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल है, तब बेटा टैक्स डिडक्ट होगा। इंश्योरेंस कंपनी टैक्स करेंगी सेक्शन 194DA में अगर पेमेंट 1 लाख को क्रॉस करती है और रेट कितना है? 2%, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इसमें नहीं है शामिल। इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखना बेटा इसे। नेक्स्ट सेक्शन 194E, नेक्स्ट सेक्शन है 194E, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है। 3 हैं, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड एंटरटेनर। सेक्शन 194E बहुत टाइम से इसमें केवल 2 ही कवर थे, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। लेटर ऑन में कवर कर लिया गया बेटा एंटरटेनर को, ठीक है। हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स? पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट। एक्सेप्शन नहीं है इंडिविजुअल वाली, जो भी व्यक्ति, ठीक है, पेमेंट कर रहा है, किसे? हु इज पेई? नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन। एक ऐसा
स्पोर्ट्समैन जो ना तो भारत का रेजिडेंट है और ना ही भारत का सिटीजन है। नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन एंटरटेनर, एक ऐसा एंटरटेनर जो ना तो भारत का रेजिडेंट है और ना ही भारत का सिटीजन है, या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको समझ लेना और इसके साथ याद कर लेना। नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट्समैन अच्छा लगता है? चलो क्रिकेटर, फुटबॉलर, कोई भी रख लो। चलो क्रिस गेल कर देते हैं यहां पर। ठीक है, मेरा फेवरेट नहीं है, ठीक है, याद रखने के लिए। क्रिस गेल, क्रिस गेल नॉन रेजिडेंट है और भारत का सिटीजन नहीं है, तो क्रिस गेल नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन एंटरटेनर शकीरा। ठीक है, तो शकीरा नॉन एंटरटेनर एंटरटेनर तो है, नॉन रेजिडेंट है एंड नॉन सिटीजन है बेटा। और तीसरा नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मान लीजिए कोई क्रिकेट एसोसिएशन जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो क्रिकेट बोर्ड अपनी क्रिकेट टीम लेकर आया हुआ है इंडिया में। तो 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है? हुआ क्रिस गेल, दूसरा हुआ शकीरा और तीसरा हुआ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पेमेंट कर रहा है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल है, अब जैसे आईपीएल से रिलेट करूंगा। ठीक है, तो पैसा कौन कर रहा है? कोई भी व्यक्ति। किसे पेमेंट कर रही है? मगर पेमेंट कर रहा है क्रिस गेल को, शकीरा को या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। टेक्निकली याद रखना, नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन एंटरटेनर एंड नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बेटा। ठीक है, इन 3 लोगों को पेमेंट की गई है। पेमेंट का टैक्स किस टाइम डिडक्ट होगा? ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस का रेट 20%, सरचार्ज अगर पेमेंट ईट कर जाती है 1 करोड़ रुपीस को, क्योंकि इन तीनों ही लोगों के केस में 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए के बाद सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा बेटा। क्योंकि स्पोर्ट्स एसोसिएशन नॉर्मली क्या, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हमारे पास हो गए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हाँ, अगर वो कंपनी की कैटेगरी में आती है तो फिर अलग सिचुएशन है। ठीक है, तो जो एप्लीकेबल होता है सरचार्ज वो भी लगेगा। ठीक है, कंडीशन अब मेन है बेटा यहां पर कि जो इनकम है, मेन है बेटा जो इनकम है वो इनकम का नेचर क्या होना चाहिए। जो इनकम है बेटा, इनकम का नेचर क्या होना चाहिए, इसे जरा ध्यान से समझना। स्पोर्ट्समैन को पैसा कैसे मिलेगा? स्पोर्ट्समैन को पैसा कहां से मिलेगा? स्पोर्ट्समैन को पैसा मिलेगा पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम इन इंडिया, एडवर्टीजमेंट, contribution of article relating to any game for Indian news paper। ठीक है जी, देखो बेटा, क्रिस गेल इंडिया में आरसीबी के लिए प्ले करता है आईपीएल में। बोली लगती है, ठीक है। क्रिस गेल एडवर्टीजमेंट शूट करता है किंगफिशर के लिए। क्रिस गेल आर्टिकल लिखता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। क्रिस गेल नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन, आरसीबी से मिल रहा है 2 करोड़ रुपया, एडवर्टीजमेंट के लिए मिल रहा है 50 लाख रुपया, आर्टिकल के लिए मिल रहे हैं, अच्छा 50 लाख था, सॉरी, तो 1000 कम हो गया, आएगा भी नहीं यार, वो कल भी नहीं दिखाएगा। आर्टिकल छोटा सा था, 1 लाख रुपए में सेटल हो गया, ठीक है। खाली बैठा हुआ 10 लाइनें लिख दी, चलो हो गया काम। तो अगर कोई भी व्यक्ति पैसा दे रहा है यहां क्रिस गेल को, क्रिस गेल कौन है बेटा? नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन। पेमेंट मिल रही है अगर क्रिस गेल को, किस लिए? देखो, पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम इन इंडिया, आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 करोड़ है, फॉर एडवर्टीजमेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू एनी गेम इन इंडियन न्यूज़पेपर,
तो इन सभी पेमेंट पर क्या होगा, टीडीएस। याद रखना, इनको इंटीग्रेट मत करना, इकट्ठा मत करना, क्योंकि पैसा देने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं। आरसीबी, ठीक है, आरसीबी 2 करोड़ दे रही है क्रिस गेल को बेटा, इसके ऊपर टीडीएस रहेगा 20%, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट है तो इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा 10%, और ईसीएन एसएचईसी रहेगा बेटा 3%। तो इफेक्टिव रेट निकल आएगा आपका 22.66% अप्रॉक्स। किंगफिशर आरसीबी अलग अलग है भाई कंपनीज, ठीक है। पेमेंट कौन करिए, किंगफिशर 50 लाख रुपए, कितना होगा इस पर टीडीएस 20%। बिकॉज पेमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ तो नो सरचार्ज, मगर ईसीएसएचईसी बेटा इस पर कितना 3% ईसीएन एसएचईसी, तो इफेक्टिव रेट होगा 20.6%। यहां पर इफेक्टिव रेट होगा 22.66%। आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है और 1 लाख रुपए मिल गया, टीडीएस तो रहेगा रहेगा। याद रखना इस पर कोई लिमिट नहीं है, 10,000 रुपए की पेमेंट पर भी टीडीएस है। टीडीएस कितना रहेगा बेटा 1 लाख पर कितना 20% प्लस 3%, इफेक्टिव रेट हो जाएगा 20.6%। ठीक है, डन। चलिए जी, अच्छा भाई क्रिस गेल ने मकान परचेज किया था इंडिया में, हाउस परचेज किया, समझना हाउस परचेज किया, और हाउस का रेंट जा रहा है क्रिस गेल को 10 लाख रुपए। बेटा सेक्शन 194E में क्रिस गेल कवर है एज ए स्पोर्ट्समैन। अब क्रिस गेल एज लैंड हाउस ओनर, लैंडलॉर्ड यहां कवर नहीं है। इस रेंट पर जो टैक्स डिडक्ट होगा 194C में नहीं हो, सॉरी 194E में नहीं होगा, किसी और सेक्शन में हो सकता है, 194E में नहीं होगा। तो याद रखना ये जो है ये 194E है बेटा, यहां पर 194E एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए किसी दूसरे सेक्शन में जाकर लड़ाई करेंगे। चलो एंटरटेनर, अब अगर शकीरा इंडिया में, अब मान लीजिए आईपीएल, अपकमिंग आईपीएल में हमारा बोर्ड दैट इज बीसीसीआई आईपीएल की सेरेमनी में शकीरा को इनवाइट करता है परफॉर्म करने के लिए, और शकीरा को इसके लिए 5 करोड़ रुपए की पेमेंट की जाती है, तो उस 5 करोड़ पर टैक्स डिडक्ट होगा। करेगी बीसीसीआई डिडक्ट करेगी। किस रेट पर डिडक्ट करेगी बेटा 20%, बिकॉज अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज। ईसीएसएचईसी रिफेक्टिव रेट कितना होगा 22.66%। थर्ड, स्पोर्ट्स एसोसिएशन। हमारी क्रिकेट टीम दूसरी कंट्री में जाती है, दूसरी क्रिकेट टीम इंडिया में आती है, बीसीसीआई अपने सभी क्रिकेटर को सैलरी पे करते हैं, अपने खर्चे पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं। पैसा कौन दे रहा है, बीसीसीआई। भाई बीसीसीआई के पास पैसा कहां से आ रहा है, ऑब्वियस है एडवर्टीजमेंट वगैरह से, ब्रॉडकास्टिंग राइट से, स्पॉन्सरशिप से पैसा आ रहा है। मगर बेटा क्या होता है, जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अगर हमारा बीसीसीआई इंडिया में इनवाइट करता है तो उसे एक गारंटी मनी दी जाती है कि आप हमारी कंट्री में आइए, मैच खेलिए, आपके प्लेयर्स को सैलरी पे करने की जिम्मेदारी आपकी है, वी आर नॉट कंसर्न, आप सारे खर्चे अपने आप करेंगे, वी आर नॉट कंसर्न, हम आपको मिनिमम इतना पैसा दे देंगे, मान लो आपको 2 करोड़ रुपया दे देंगे, 10 करोड़ रुपया दे देंगे, आप अपनी क्रिकेट टीम को इंडिया में लेकर आइए, 2 महीने का टूर है, हम आपको चलो 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं कि मिनिमम आपको मिलेगा, और अगर ज्यादा इनकम हो जाएगी तो कुछ और पैसा भी हम आपको दे देंगे। दैट इज कॉल्ड गारंटी मनी। ठीक है, गारंटी मनी। तो अब अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आती है 2 महीने के लिए और बीसीसीआई कहती है ठीक है हम आपको गारंटी मनी दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं गारंटी मनी, 10 करोड़ दे रहे हैं, तो बेटा जो भी गारंटी मनी रिलीज की जाएगी उसके ऊपर बीसीसीआई 20% सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस ईसीएन एसएचईसी का टैक्स डिडक्ट करके बेटा रिलीज करेगा। ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, चलो एक और सेक्शन फटाफट देखते हैं, छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 194G, डिडक्शन ऑफ टैक्स कमीशन ऑन सेल्स ऑफ लॉटरी टिकट। लॉटरी नॉर्मली ऑर्गेनाइज कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है लॉटरी ऑर्गेनाइज करने का। अब ये कैसे होता है इसको समझना।
ये रेट्स कंडीशंस बेटा सब आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 194G, स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, और लॉटरी के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रख लिए। ठीक है, कमीशन 15%, ठीक है। सर्विस टैक्स में आप पढ़ते हैं कंसेप्ट, इस पर प्रिजम्पटिव रेट होता है आपके पास, कंसेशनल रेट होता है, कमीशन पर सर्विस टैक्स का रेट, ठीक है। हम सर्विस टैक्स पर नहीं जा रहे हैं। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, मान लीजिए लॉटरी टिकट है, फेस वैल्यू 100 ही, ठीक है। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ने 10,000 परचेज कर ली, 10,000 टिकट परचेज कर ली। कितना बनता है बेटा फेस वैल्यू के हिसाब से? 10 लाख रुपए। तो डिस्ट्रीब्यूटर पहले ये 10 लाख जमा कराएगा, किसे? स्टेट गवर्नमेंट को देगा, टिकट देगा, पूरा पैसा देगा, पूरा पैसा देगा। और जब 10 लाख रुपए दे देगा, 10,000 टिकट लेकर जाएगा, बेचेगा। जितनी टिकट नहीं बिकी उनका पैसा पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। मान लो 10,000 टिकट में से 8,000 बिक गई और 2,000 रिटर्न हो गई। अच्छा, कमीशन किस पर मिलेगा बेटा? केवल जितनी टिकट सेल हुई है, कमीशन। अब याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले पूरा पैसा दिया था, उसे कुछ कमीशन नहीं मिली थी। अब इस 8,000 टिकट पर मिल जाएगा बेटा कमीशन। 8,000 टिकट 100 रुपए की टिकट है, 15% मतलब 15 रुपए के हिसाब से उसे, क्योंकि टिकट बेचकर तो उसे मिल ही गया पैसा, ठीक है, टिकट बेचकर तो उसे मिल ही गया, मगर हुआ क्या था, 100 रुपए दिया था, 100 रुपए मिला, 15 रुपए की कमीशन मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कमीशन। इस कमीशन पर होगा टैक्स। ये तो पैसा वापस कर दिया, वापस मिल गया, इस पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं। ये होती है कमीशन। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कहती है देखो भाई 100 रुपए की टिकट है, एक काम करो 15 रुपए का डिस्काउंट दे रही हूं, तुम 50 रुपए मुझे दो, टिकट 100 रुपए की बेचो। बेटा ये जो 15 रुपए ये है डिस्काउंट, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ये है कमीशन। 194G बात करें बेटा, हम बात करें कमीशन, नॉट द डिस्काउंट। नोट के नीचे साफ साफ लिखा हुआ देखो, टेबल के नीचे पहले पढ़ लो। वेयर द लॉटरी टिकट्स आर सोल्ड टू एन एजेंट एंड डिस्काउंट एंड देयर वाज नो पेमेंट ऑफ कमीशन टू एजेंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ टिकट, सेक्शन 194G इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी। यहां पर क्या है कि पैसा वापस मिलेगा, पूरा दो, फिर उसका कमीशन के नाम से मिलेगा। यहां पर नेट अमाउंट पे कर दो, डिस्काउंट तो डिस्काउंट पर नहीं है, टीडीएस किस पर है बेटा? कमीशन पर है, ठीक है जी। चलो, ये समझाने के लिए आपको एक पिक्चर मैंने सिर्फ बताई है। अब क्लियर, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। एवरी पेयर हु इज लायबल टू द पेड, एवरी पेयर, भाई यहां पेयर होगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो अनड्यू हार्डशिप का तो क्वेश्चन आएगा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट जितना भी कमीशन पे करेगी उस पर टैक्स डिडक्ट करेगी, कोई ऑडिट वगैरह की कंडीशन नहीं है। पे एनी पर्सन हु इज स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, परचेजिंग और सेलिंग लॉटरी टिकट, एनी पर्सन, कोई भी हो, चाहे फिर वो नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। नेचर ऑफ पेमेंट, एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, रेम्युनरेशन और प्राइस। ये प्राइस कौन सा है? वो नहीं आप विनर को दे रहे हो, विनर को प्राइस दिया, वहां पर तो 194 भी लग जाएगा बेटा। ये है अगर पैसा कौन मिल रहा है, किसे मिल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिल गया तो याद, डिस्ट्रीब्यूटर को जो अनसोल्ड टिकट पर पैसा मिलेगा वो उसके बिजनेस इनकम में कवर होगा, उस पर नॉर्मल, वो उसकी कैजुअल इनकम नहीं होगी, ठीक है। डिडक्ट, टाइम टू डिडक्ट टैक्स विच एवर इज अर्लियर, रेट ऑफ टीडीएस 10% एंड नो टीडीएस इफ पेमेंट डज नॉट एक्सीड 1000। बहुत स्ट्रेट है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं इसके ऊपर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन एग्जामिनर डिमांड करे। बेटा सेक्शन 194H नोट्स ओपन रखिए। 194H कमीशन और ब्रोकरेज। हमने लॉटरी टिकट पे कमीशन को पढ़ा, हमने इंश्योरेंस केस में कमीशन को पढ़ा। अब बात कर रहे हैं
any other commission, that is commission other than commission on lottery ticket and on insurance business. ठीक है जी. सेक्शन 194H बेटा कमीशन. यहां पर अनड्यू हार्डशिप को ध्यान में रखा गया है दैट इंडिविजुअल के ऊपर अनड्यू हार्डशिप नहीं होनी चाहिए फॉर टीडीएस. तो कारण लॉटरी कमीशन पे करेगी स्टेट गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कमीशन कौन पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी जिनके अकाउंट ऑडिट होंगे. मगर कमीशन, अब मैं एक मकान परचेज जाता हूं और मुझे ब्रोकर को पे करनी है कमीशन. आप दिल्ली में आते हैं, पीजी लेते हैं थ्रू ब्रोकर और आपको उसको पे करनी है कमीशन. ठीक है, कमीशन. नाउ वी आर इंडिविजुअल, हमें कमीशन पे करनी है. 10,000 रुपए का मकान है, उस पर आपने 5,000 रुपए कमीशन पे कर दी. ठीक है, तो कमीशन, यस, यहां पर बेटा कमीशन देने वाला पेयर जो है हमारा पेयर, ठीक है, वो कौन है, इंडिविजुअल भी हो सकता है. तो यहां पर ध्यान रखा गया हु इज लायबल टू द टैक्स, एवरी पेयर अदर देन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ड्यूरिंग लास्ट प्रीवियस ईयर. तो कौन टैक्स डिडक्ट करेगा, एवरी पर्सन. मगर इंडिविजुअल केवल और केवल तभी टैक्स डिडक्ट करेगा अगर वो लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में कवर होता था. ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना यहां पर. हु इज पे, रेजिडेंट, ये नॉन रेजिडेंट कवर नहीं करते. टाइम टू डिडक्ट, कैश, चेक, क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इंक्लूडिंग सस्पेंस अकाउंट. एवरेज अर्लियर सिंपल था. रेट 10%. व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस इन केस ऑफ 194H? 10% बाय डिफॉल्ट. ठीक है, डिफॉल्ट रेट है. नो ईसीएस, एचईसी, नो सरचार्ज, नो टीडीएस. इंपॉर्टेंट वन, अगर एमटीएनएल या बीएसएनएल अपने पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ, हाँ फुल फॉर्म पीसीओ की, पीसीओ बेटा पब्लिक कॉल ऑफिस को कमीशन पे करती है, उस कमीशन पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, बाहर रखा गया है. इफ पेमेंट डज नॉट एक्सीड, if payment does not or likely to exceed 5,000 in a financial year, एक साल में कमीशन 5,000 रुपए या उसको क्रॉस नहीं करती है, इन दैट केस टैक्स डिडक्ट नहीं होगा बेटा, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो 194 है. अब मान लीजिए यहां पर कमीशन का अमाउंट है, बहुत सिंपल है यार. ठीक है, बार बार हमने रिपीट कर रहे हैं चीजें इंडिविजुअल वाली, तो इसको बहुत सिंपल रखते हैं. तो अगर करते हैं टैक्स ऑडिट में कवर है तो 194H में वो टैक्स डिडक्ट करेंगे अगर वो कमीशन पे करते हैं. अगर वो टैक्स ऑडिट में कवर नहीं है तो बेटा 194H में वो कमीशन पर टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे. लिमिट कितनी है, 5,000. बहुत सिंपल है. ठीक है, चलो केस आपको एक दिया गया है, उसको जरूर प्लीज गो थ्रू कीजिएगा. नेक्स्ट, नाउ इंपॉर्टेंट वन एंड 194I, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम रेंट. रेंट के ऊपर अभी क्रिस गेल वाला एग्जांपल हमने किया था एक लेक्चर में. ठीक है, तो देखो रेंट मिला था क्रिस गेल को, क्या वो यहां पर कवर होगा या फिर उसको 195 में भेजना पड़ेगा. रेंट इंपॉर्टेंट मार्क करना. और बेटा फाइनेंस एक्ट 2015 में अमेंडमेंट की गई थी इस सेक्शन में. हु इज लायबल टू डिडक्ट द टैक्स, सेम एवरी पर्सन अदर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो रेंट मैं भी पे कर सकता हूं, आप भी पे कर सकते हैं. वी आर इंडिविजुअल एंड नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट. तो हम अगर रेंट पे करते हैं तो हम इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे. सेम. हु इज पे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. यस, क्रिस गेल को जो रेंट मिल रहा था उसके ऊपर 194I एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि क्रिस गेल नॉन रेजिडेंट है बेटा. व्हेन टू डिडक्ट, सेम, कैश, चेक, अकाउंट क्रेडिट इंक्लूडिंग सस्पेंस अकाउंट विच एवर इज अर्लियर. रेट इंपॉर्टेंट मार्क करना, डिफॉल्ट रेट नहीं है बेटा यहां पर. अगर प्लांट मशीनरी पर, प्लांट या मशीनरी के किराए पर, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है तो रेट कितना है, 2%. अगर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का है तो बेटा कितना होगा, 10%. सो नेचर ऑफ द रेंट डिपेंड्स. ठीक है, एसेट, अगर वो प्लांट या मशीनरी का रेंट दे रहे हैं तो 2%. अगर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो टीडीएस का रेट कितना है हमारे पास, 10% बेटा. TDS if rent during the previous year does not exceed 1,80,000, अगर 1,80,000 को रेंट एक्सीड नहीं करती है तो बेटा टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा.
XYZ Limited not covered under section और से नॉट कवर अंडर टैक्स ऑडिट। अब याद रखना टैक्स ऑडिट में कवर है या नहीं है, ये कंडीशन किसके लिए चेक करते हैं? अनड्यू हार्डशिप, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। कंपनी के लिए तो कभी भी चेक नहीं करते बेटा। रेंट की पेमेंट की है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, हाउस, शॉप, प्लांट के लिए रेंट दिया गया। रेंट 2 लाख, 4 लाख, ठीक है। कंपनी है, कंपनी के ऊपर बेटा टैक्स ऑडिट की कोई कंडीशन नहीं है। कंपनी इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स। कंपनी को तो सभी सेक्शन में टैक्स डिडक्ट करना जरूरी है। कंपनी सभी सेक्शन में कवर होती है बेटा एज अ पेयर। अगर रेंट 180 को क्रॉस नहीं करती है, नो टीडीएस, तो ये बाहर चला गया। 2 लाख पर होगा कितना? हाउस के केस में 10%, ये 1,80,000 से ज्यादा बेटा 4 लाख। प्लांट के केस में कितना? 2%। दैट्स इट, ठीक है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। सेकंड पॉइंट, नो टीडीएस में इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2015 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2015 where payment of rent where rent is credited or paid to a business trust ये इंट्रोड्यूस किया गया था कंसेप्ट बाय फाइनेंस एक्ट 2014 बेटा, ठीक है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। 2 ट्रस्ट हैं जिन्हें सेबी ने नोटिफाई किया है। इनकम टैक्स एक्ट में इन ट्रस्ट को कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्हें कहा जाता है बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट, तो बेटा बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब यहां पर करना, बिजनेस ट्रस्ट 2 होती है हमारे पास, ठीक है। यहां पर जो बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, कौन से बिजनेस ट्रस्ट है? अंडरलाइन करो, बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करती है? ट्रस्ट, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराते हैं, तो म्यूचुअल फंड में पैसा जमाते हैं, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। ऐसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हम पैसा लगाते हैं, हम यूनिट परचेज करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, और ये जो ट्रस्ट है ये रियल एस्टेट मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो रियल एस्टेट में, तो अगर आप एक मान लो 10 लाख रुपए का मकान है, आपको परचेज नहीं कर सकते, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स परचेज कर लीजिए। ये जो ट्रस्ट है ये रियल एस्टेट में पैसा लगाते, तो रियल एस्टेट बढ़ेगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस ट्रस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ऐसे बिजनेस ट्रस्ट। तो वेयर रेंट इज क्रेडिट टू और पेड टू बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कौन से बिजनेस ट्रस्ट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रियल एस्टेट एसेट ओन डायरेक्ट बाय सच बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक रेंट पे किया गया है किसे? बिजनेस ट्रस्ट को। किसके ऊपर? ऑफिस के ऊपर। रेंट कितना? 10 लाख। तो बेटा याद रखना, अगर रेंट लेने वाला व्यक्ति कौन है? अगर रेंट लेने वाली व्यक्ति है बिजनेस ट्रस्ट। कौन सी बिजनेस ट्रस्ट? रियल, ये टी गायब हो गया, लगा दो, चला गया ये, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। मतलब इस ट्रस्ट के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें किराए पर देने या पैसा आ रहा है, कुछ टाइम बाद बेच देंगे, ठीक है। तो अगर बिजनेस ट्रस्ट को किराया दिया जा रहा है 10 लाख रुपए, याद रखना, तो बिजनेस ट्रस्ट बीइंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अगर रेंट पे करते हैं बेटा, इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करना है, इसको ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, गो थ्रू कर रहे हैं, नोटिंग दी गई है बेटा, प्लीज एक बार
नोट्स को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेंट मीन्स एनी पेमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड under any lease, sublease, tenancy or any other agreement or arrangement for use of either separately or together, any land, building including factory building, land appertinent to a building including factory building, machinery, plant, equipments, furniture और fitting। याद रखना जब हम ट्रक की कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे तो 194C में स्पेसिफिकली बेटा वर्क को कवर किया गया है, ठीक है। तो वहां सेक्शन ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा 194I, ठीक है। whether or not any or all of the above are owned by the payee। Number 2, the land and parking fee were definitely rent within the meaning of provision of section 94I as they were payment for the use of land of airport। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो लैंड एंड पार्किंग फी, तो अगर एक एयरलाइंस किसी एयरपोर्ट को पैसा देती है ताकि वहां पर लैंडिंग जा सके, अपने जो प्लेन्स हैं उनको कुछ दिनों के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए पार्क किया जा सके। अब क्या होगा, मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट एक फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंट्री का एरोप्लेन लैंड करता है। अब आएगा यहां पर, जिसको वापस जाना है 24 घंटे बाद, 24 आवर्स। अब वो 24 आवर्स तक क्या होगा, ऐसा तो नहीं है ना वो फॉरेन एयरलाइंस उस एयर बस को पैक करेगी और घर ले जाएगी, वहीं पर खड़ा रहेगा बेटा। तो वहां पर खड़े होने के लिए उन्हें पार्किंग फी पे करनी पड़ेगी, उन्हें पैसा देना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194E, सॉरी 194I, ठीक है। तो कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हैं, उसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा पॉइंट, ठीक है। इसमें देखिएगा एक आगे 2 पॉइंट आपको दिए गए, को ओनरशिप वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं बेटा। हाउ मिस्टर ए एंड मिसेज ए के नाम पर दे आर को बाई गड़बड़, ठीक है। तो मिसेज बी, मिस्टर ए एंड मिसेज ए को ओनर्स, ठीक है जी, दे आर को ओनर्स। ये हाउस लेट आउट कर दिया गया 20,000 पर मंथ किसे, XYZ लिमिटेड को, ठीक है जी, को ओनर। टोटल रेंट कितना है बेटा, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। अब क्या प्रॉब्लम है, जैसे इवन मैं अपना एग्जांपल देता हूं, हमें एक रेंट पे करना पड़ता है। तो जब हम लैंडलॉर्ड को रेंट करते हैं, वो हमसे 2 चेक बनवाता है, हम उसे रेंट पे करते हैं, वो कहते हैं सर 2 चेक बनाना, क्योंकि मकान मेरे और मेरी वाइफ के नाम पर है, को ओनर। तो हम जो उसे चेक बनाकर देते हैं, वो 2 चेक बनाकर देते हैं इक्वल अमाउंट के। तो अब यहां पर XYZ लिमिटेड भी क्या करेगी, 10,000 रुपए के 12 चेक मंथली बनाकर देगी मिस्टर मिसेज ए को ओनरशिप। बेटा यहां पर टोटल रेंट तो 180 को क्रॉस कर रहा है, मगर जब ईच के शेयर की बात करते हैं तो अमाउंट केवल 1,20,000 है, विद डज नॉट एक्सीड 1,80,000। पढ़िएगा पॉइंट, वेयर द शेयर ऑफ ईच को ओनर इन प्रॉपर्टी इज डेफिनेट, डेफिनेट मतलब फर्म है किसका कितना शेयर है, ठीक है। दे आर को ओनर्स, इक्वल को ओनर्स, ठीक है। एंड ascertainable limit of 1,80,000 will be applicable to each co-owner separately। तो अब 2,40,000 चेक नहीं करेंगे, 1,20,000 चेक करेंगे, 1,20,000 टू ईच को ओनर, ठीक है। तो यहां पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, XYZ लिमिटेड पूरा का पूरा पैसा पे कर देगी। बट अगर ये मकान दोनों के नहीं किसी एक के नाम पर होता, या कोनरशिप डिफाइन नहीं, कितना परसेंट हस्बैंड का कितना परसेंट वाइफ का, तो बेटा फिर पूरे 2,40,000 पर टैक्स डिडक्ट हो जाता 10%, ठीक है। हाउस की बात कर रहे हैं यहां पर, ये नेक्स्ट, ABC लिमिटेड ने हाउस लेट आउट किया है बेटा एट रुपीज
1 लाख पर मंथ, XYZ लिमिटेड को, ठीक है। अभी जो 1 लाख पर मंथ है, दोनों ही कंपनी है बेटा, दिस एबीसी लिमिटेड इज कवर्ड अंडर सर्विस टैक्स, इस पर लगाती हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स पता है आपको, ठीक है। सर्विस टैक्स पढ़ा नहीं हुआ है तो आप, सर्विस टैक्स बेटा रेंट पर कवर होता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस में वो नेगेटिव लिस्ट में कवर होता है। इट इज ऑफिस बिल्डिंग, तो नॉट कवर अंडर नेगेटिव लिस्ट, मतलब सर्विस टैक्स लगेगा, वी आर लगेगा। अब XYZ लिमिटेड पेमेंट कर रही है, पेमेंट रेंट प्लस सर्विस टैक्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बेटा जो TDS है वो बोथ पर लगेगा या केवल रेंट पर लगेगा, ठीक है। मतलब पूरे साल का हो गया 12 लाख, तो 12 लाख सर्विस टैक्स टोटल अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट करेगा XYZ लिमिटेड या केवल नेट अमाउंट पर करेगा। 2008 में बेटा इस रिगार्डिंग इशू क्लियर किए गए थे। जब हम पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट में सर्विस टैक्स भी है, तो याद रखिएगा सर्विस टैक्स एबीसी कलेक्ट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये सर्विस टैक्स एबीसी लिमिटेड की इनकम नहीं है, और टीडीएस का मेन कंसेप्ट है जो आप इनकम दे रहे हैं, ठीक है, जो एबीसी लिमिटेड के हाथ में इनकम की तरह टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो जब पेमेंट की जाती है और उस पेमेंट के साथ सर्विस टैक्स भी दिया जाता है, तो जो टैक्स डिडक्ट होगा वो केवल पेमेंट पर होगा, एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स पर टीडीएस नहीं होता। पढ़िएगा, इट हैज बीन क्लैरिफाइड that tax deduction at source under section 194I of Income Tax Act would be required to be made on amount of rent paid payable without including service tax, ठीक है। तो बेटा सिर्फ रेंट पर डिडक्ट होगा, केवल 12 लाख पर होगा। 12 लाख प्लस सर्विस टैक्स के टोटल अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 194IA, 194IA इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए बेटे इसे। कोई रीसेंट अमेंडमेंट नहीं है मगर स्टिल इंपॉर्टेंट है। 194IA डिडक्शन एट सोर्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये, ठीक है। सेल, बेसिकली मोटा मोटा क्या करेंगे, सेल ऑफ हाउस, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा, इमूवेबल एसेट की सेल पर, ठीक है। एवरी ट्रांसफरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा इसलिए भी है, मैंने बार बार आपको बताया कि जहां पर पैसा देने वाला व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, तो टीडीएस चैप्टर में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि उसके ऊपर अनड्यू हार्डशिप ना क्रिएट हो। मतलब अगर वो पर्सन टैक्स ऑडिट में कवर नहीं होता तो उसे टीडीएस से बाहर रखा जाए, जैसे भी हमने रेंट में भी पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट फी में भी पढ़ा था, एक्सेट्रा, इन मैनी ऑफ द सेक्शंस। मगर यहां पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो मकान बेचता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, चाहे वो टैक्स ऑडिट में कवर है या नहीं है, एवरी पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, required to deduct tax under section 194IA। यहां पर अनड्यू हार्डशिप का ख्याल रखा गया है, मगर उसके लिए बेटा ध्यान से भी पढ़ेंगे, उसका प्रोसीजर बनाया गया है, ठीक है, उसे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हु इज लायबल टू डिडक्ट द टैक्स, एवरी ट्रांसफरी, ठीक है। मिस्टर ए ने अपना हाउस बेच दिया मिस्टर,
हाउस यहां से जाएगा तो पैसा तो इधर से आएगा ना बेटा। टैक्स कौन डिडक्ट करता है? पैसा देने वाला। पैसा देने वाले डिडक्ट करेगा ना। तो ये कौन है? ट्रांसफरर। और ये कौन है? अरे भाई आर गायब हो गया, ट्रांस बन गया। ट्रांस का है ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। ठीक है, ट्रांसफरी। अब बेटा क्या होगा यहां पर? अरे यार गड़बड़ हो जाती है, चलो कर लो इसे यार। ठीक है, ट्रांसफरी। बेटा पैसा तो ये देगा ना, तो टैक्स कौन डिडक्ट करेगा? मान लो ये दिया जा रहा है 70 लाख का मकान, तो ए ने अपना घर दिया बी को और बी ने इसके बदले दे दिया 70 लाख। बी टैक्स ऑडिट में कवर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर लिखा है एवरी ट्रांसफरी। हर व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीदेगा, हर व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीदेगा और उसके बदले पैसा देगा, हर व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो जब वो पैसा दे रहा होगा, ठीक है, कैश दे रहा है, चेक इशू कर रहा है या पैसे अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, विच एवर इज अर्लियर, उस समय पर टैक्स डिडक्ट करेगा ट्रांसफरर की। कौन होगा ट्रांसफरर? मकान बेचने वाला व्यक्ति कौन है बेटा? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस रेट पर? बहुत कम रेट रखा गया, 1%, अ वेरी लिटिल। क्यों? कारण है बेटा इसका, क्योंकि जब हम मिस्टर ए की बात करेंगे तो मिस्टर ए के हाथ में पूरा 70 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। कैपिटल गेन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, 70 लाख तो सेल्स कंसिडरेशन है। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन होगा, इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करेंगे, नेट अमाउंट आएगा, फिर उसे टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहां पर छोटा सा रेट आ गया। मिनिमम रेट जो है हमारे टीडीएस में कितना है? 1% बेटा। मगर कंडीशन क्या है? पहले करिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50 लाख। मतलब अगर 50 लाख रुपए तक का मकान बेच रहे हैं तो पूरा पैसा मिल जाएगा, बट अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस पर 1% का टैक्स डिडक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर मिस्टर बी अपने लिए हाउस परचेज करें मिस्टर ए से, 70 लाख रुपया दे रहे हैं, तो बेटा इस पर रहेगा कितना? 1%। पैसा लेने वाला इंडिविजुअल है या नहीं है? पैसा देने वाला इंडिविजुअल है, नहीं है, टैक्स ऑडिट में कवर है, नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। टैक्स डिडक्ट किस रेट पर? 1%, 70,000, 70,000 रुपए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो अंडी हो गई, मिस्टर बी टैक्स ऑडिट में कवर नहीं है। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी कौन है? सैलरी क्लास, जॉब करते हैं, पैसा जुड़ा मकान खरीद लिया। तो भाई अब मिस्टर बी को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पहले भी आपके उस साथ शेयर किया था कि जब हम टैक्स को डिडक्ट करते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10 बेटा चाहिए। हमें फिर उसकी स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ेगी और फिर हमें सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और अगर एक काम करने में भी चूक हो गई तो भाई बन जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, खतरा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी एक्सेट्रा, बहुत खतरा। तो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स एक्ट ने इंडिविजुअल एचसीएफ जो में कवर नहीं होते उन्हें कहा कि आपके लिए अनड्यू हार्डशिप होगी, छोड़ो आपको हम बाहर कर देते हैं, आप परेशान मत होइए। मगर यहां पर तो ऐसा नहीं कहा गया। मतलब अगर ये मिस्टर बी टैक्स ऑडिट में कवर नहीं है, 70,000 रुपए जमा कराने के लिए इसे क्या 10 भी लेना पड़ेगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, ये पैसा जमा कराना पड़ेगा, ठीक है, फिर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। मिस्टर बी कहेगा सर मैं तो परेशान हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन, ये केवल सेक्शन 194I के लिए रूल्स को बहुत आसान बना रहे हैं। आपको कोई 10 नहीं चाहिए, आपको एक फॉर्म भरना है, सिर्फ वो फॉर्म भरिए, पैसा जमा कराइए, काम खत्म। ठीक है, तो यहां पर पैसा देने वाला व्यक्ति चाहे टैक्स ऑडिट में कवर है या नहीं है, बेटा टैक्स डिडक्ट करना जरूरी है। बहुत आसान प्रोसीजर बनाए गए हैं। क्या प्रोसीजर गो थ्रू कर रहा हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास सेक्शन में। प्रोसीजर फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर 94IA। अब ये जो व्यक्ति है मिस्टर बी ने टैक्स कितना डिडक्ट? 70,000। कहां जमा कराना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। कैसे? एनी सम डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA shall be paid to the credit of central within a period of 7 days from the end of the month in which deduction is made and shall be accompanied by a challan cum statement. Challan cum statement, अंडरलाइन को बेटे, चलान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26QB। मान लीजिए ये जो सारी डीलिंग हो रही है ये हो रही है बेटा जुलाई में,
तो ये पैसा कब तक जमा कराना है? अगले महीने की 7 तारीख, जुलाई के बाद अगस्त, तो 7 अगस्त तक ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट के अकाउंट में जमा कराना है। इसके चालान, बैंक में जाना है, चालान कम स्टेटमेंट, तो अब आपको अलग से टीडीएस स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जो चालान में पैसा जमा करा रहे हैं वही स्टेटमेंट माना जाएगा। क्या नंबर है आपके पास इसका बेटा? 26 QB। तो अनड्यू हार्डशिप खत्म। द टैक्स इज deposited by remitting it electronically within 7 days from the end of the month in which deduction is to be made into RBI or state bank or authorized bank। कैसे कराना है बेटा? ये ऑनलाइन। The Director General of Income Tax specify the procedure, format and standard for the purpose of remitting the amount electronically to Reserve Bank। ठीक है, ये सारे के सारा ऑनलाइन के लिए प्रोसीजर बनाया जाएगा। सिंपल है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टीडीएस इज मैंडेटरी। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ चालान इज अवेलेबल ऑन टिन NSDL वेबसाइट। ऑनलाइन ही कराएंगे, बैंक में जाकर लाइन में नहीं लगना है, ऑनलाइन पेमेंट करानी जरूरी है। बोथ ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर मस्ट हैव परमानेंट अकाउंट नंबर। ट्रांसफरी दैट इज बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड और ऑब्टेन फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस। समझ गए? अनड्यू हार्डशिप खत्म। कहते हैं बाकी सभी सेक्शन में 10 जरूरी है। फिर ड्यू डेट पर टैक्स जमा कराना जरूरी है। क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी जरूरी है। टाइमली क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा डिडक्टी को। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है, बस चालान जमा कराओ, काम खत्म। कोई पेन नहीं लेना, सिर्फ पेन होना वो वैसे भी जरूरी है। नहीं होगा तो भाई ये नंबर बड़ा खतरनाक हो जाएगा, एक की जगह 20। ठीक है, तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। वापस आते हैं नो टीडीएस में। अच्छा, अगर हाउस की जगह होता रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो बेटा नो टीडीएस। अगर हाउस की जगह क्या होता? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल अगर अर्बन एरिया में है तो टैक्स कटेगा। तो अगर दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। गांव में अगर सेल किया है, पता है ना, अर्बन और रूरल एरिया की डेफिनेशन हम करेंगे एप्लीकेशन चैप्टर में। ठीक है, तो बेटा वहां पर ये डिडक्ट नहीं होगा। तो एक्सेप्शन क्या? रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल नहीं है, एग्रीकल्चर पर है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर किया गया है विच इज कवर अंडर सेक्शन 194 LA, ये तो सेल किया है। तो मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के निर्देश पर, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर कोई व्यक्ति कंपल्सरी एक्वायर कर लेता है, उसके बदले पैसा देता है बेटा। तो कंपल्सरी एक्विजिशन पर टीडीएस का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 194 IA में नहीं, 194 LA में कवर होते हैं। तो 194 IA एप्लीकेबल नहीं होगा अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल किया गया है, या अगर वैल्यू 50 लाख को क्रॉस नहीं करती है, या इट इज अ केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। ठीक है जी।